हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में। इससे पहले हमने कोर्ट्स ऑफ इंडिया देख लिया था। कोर्ट्स में मैंने आपको हाई कोर्ट बता दिया है, सुप्रीम कोर्ट बता दिया है और रिट्स बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसमें बचता है पर उससे क्वेश्चंस काफी कम आए हुए हैं, तो मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ। वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप उसको पढ़ो लक्ष्मीकांत से। कोई भी डाउट हो तो हमारा नंबर दिया हुआ है, आप या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम में कहीं पे भी, दोनों में से जहां पे भी आपको आसान लगे वहां पूछ सकते हो। ठीक है, बेझिझक पूछो आपके डाउट्स। अगर आपको पूछने में कुछ शर्म आ रही है तो इसीलिए व्हाट्सएप पे पूछ लो, इंस्टाग्राम पे डीएम पे पूछ लो। अगर नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे डाउट्स ऐसे है जिससे और लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ लो। ठीक है, लेकिन डाउट्स पूछो, डाउट्स पूछोगे तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, और इससे आपका ही बढ़िया होगा, आपका ही प्रीलिम्स निकलेगा, मेंस लिखने का मौका मिलेगा, फिर इंटरव्यू देने का मौका भी मिल सकता है, उसके बाद फिर हो सकता है लिस्ट में भी आपका नाम आए। ठीक है, तो इस अवसर का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए आप लोग और इस्तेमाल करिए इस अवसर को। तो हम पढ़ते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में अब। आप लोग को ध्यान होगा, ध्यान क्या होगा, ऑलमोस्ट सभी ने मुझे लगता है देखी होगी वो सीरीज, अमेजोन पे वेब सीरीज आई हुई थी पंचायत की। ठीक है, उसके दो तीन सीजन्स भी आ गए हैं, तो मुझे याद पहला सीजन तो आपने लगभग देखा ही होगा सभी ने। तो पंचायत का जो है उसमें से आप लोग को याद होगा तो प्रधान जी रहते हैं उसमें एक। ठीक है, वो प्रधान जी रहते हैं, फिर वार्ड मेंबर रहते हैं, फिर वो ग्राम सभा का वो पंचायत लगती है। ठीक है, तो वो चीजें आप याद रखिए। बस उसमें से अभी फिलहाल के लिए सचिव जी को हटा दीजिएगा और रिंकी जी को हटा दीजिएगा, वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, पंचायत में बस आप उतना, जितनी चीजें मैंने इससे पहले बताई वही बस ध्यान रखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है क्या। देखो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंडिया में रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम है, जिसमें रूरल एरियाज के गवर्नेंस वहां के लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू होता है। ठीक है, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंडिया के सभी स्टेट्स में गवर्नमेंट का थर्ड टीयर है, मतलब तीसरा स्तर बनाया गया हुआ है, जिसका मकसद ये है कि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, पंचायत जो है एकदम ग्रास रूट लेवल पे काम करता है, सबसे निचले जो लोग होते हैं, क्योंकि देखो अ, पंचायत जो है वो लोकल स्तर के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब देख सकती है। वहीं आपके एमएलए जो होते हैं वो आपके क्या कहते हैं, एक विधायक, एक एक पर्टिकुलर लेजिस्लेचर, मतलब थोड़ा बड़ा एरिया होता है उनका, तो वो सभी के प्रॉब्लम देख पाए ये थोड़ा संभव नहीं हो पाता। ठीक है, अ, और उससे भी ज्यादा बड़ा एरिया होता है एमपीज का। ठीक है, वो जो जुरिस्डिक्शन वाला एरिया होता है, तो वो और कम लोगों के प्रॉब्लम्स देख पाते हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मली तो ऑलमोस्ट सभी के प्रॉब्लम्स कोशिश करते हैं वो कि मैक्सिमम लोगों के प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे पाए, लेकिन सब मैक्सिमम लोगों के प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देने पाने के लिए जो सबसे इफेक्टिव और सबसे उपयोगी सेक्शन है वो है पंचायत का ही, क्योंकि वो घर घर के, गांव गांव की समस्या वो अपने उसी लोकल लेवल पे डील करने के लिए बढ़िया उपयुक्त माध्यम है। ठीक है, तो इसीलिए उसको कहते हैं ग्रास रूट लेवल पे वो डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक, और इस सिस्टम का मेन आइडिया ये होता है कि लोकल लोग डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, जिससे रूरल डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स ज्यादा इफेक्टिव और अकाउंटेबल हो सके। ठीक है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज हुआ था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत ये रिकॉग्नाइज हुआ था। इसके पीछे की जो कहानी है वो कहानी भी हम देखेंगे, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 तक पहुंचे कैसे हम लोग। ठीक है, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ठीक है, देखो पंचायत राज का कॉन्सेप्ट जो है वो एंशियंट इंडिया में वैदिक टेक्स्ट से मिलता है, जहाँ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के अर्ली फॉर्म्स का जिक्र है। ठीक है, जैसे आप हिस्ट्री अगर पढ़ रहे होगे एंशियंट हिस्ट्री, तो उसमें भी पंचायत पंचायत का आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, ग्रामाणी या फिर और ये जो अलग अलग टर्म्स है, सभा समिति, ये सब विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स जो हैं। ठीक है, वो सब आपको पंचायत को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो उस समय के। ठीक है, जैसे ऋग्वेद और अथर्ववेद में सभा और समिति का मेंशन किया हुआ है। ठीक, चोलाज के टाइम में भी ये काफी ज्यादा फेमस था। चोलाज वो 7th सेंचुरी वाले नहीं, उससे पहले भी जो वैदिक टाइम्स में थे चोलाज। ठीक है, उस समय के टाइम में भी ये पंचायत राज का काफी ज्यादा यूज था। ठीक है, महाभारत और रामायण जैसे एपिक्स में भी लोकल गवर्नेंस के एग्जांपल मिलते हैं, मतलब उस समय तक पंचायत राज का के कॉन्सेप्ट का
हमें वो मिलता है, प्रमाण मिलता है। ठीक है, एविडेंस मिलता है। और वैदिक टेक्स्ट में लोकल गवर्नेंस के बारे में बताऊं तो ऋग्वेद में जो सबसे पुराना टेक्स्ट है, आपको पता होगा 4 वेद होते हैं अपने यहाँ, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो उन सब में भी सबसे पुराना ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद जो है उसमें सभा और समिति का जिक्र है। ठीक है, ये असेंबलीज के कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और गवर्नेंस को प्रमोट करती थी, सभा और समिति। ठीक है, अथर्ववेद में भी स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी लाइफ के डिस्क्रिप्शन है, जहाँ कम्युनिटी के द्वारा चुने गए लोकल लीडर्स का के काम को मैनेज किया जाता था। ठीक है, उसके बाद फिर आता था मेडिवल इंडिया में, मतलब ये तो एंशिएंट का मैंने बता दिया। फिर मेडिवल इंडिया में जो पंचायत का उल्लेख है, वो जमींदारी सिस्टम के फॉर्म में है। ठीक है, तो उसका उतना ज्यादा यूज नहीं है, इसलिए मैंने उसको वो पोर्शन स्किप कर दिया है। फिर डायरेक्टली ब्रिटिश पीरियड में आ जाते हैं हम। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम में इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कई चेंजेस आए थे, जिसमें लोकल गवर्नेंस के सिस्टम को रिवाइव और रिफॉर्म करने के अटेम्प्ट्स किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, जिसमें लॉर्ड रिपन का 1882 का रिजोल्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जैसे रिफॉर्म्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को शेप करने में उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। और लॉर्ड रिपन को आपको पता होगा कि वो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं इंडिया में उनको, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन का जो 1882 का रिजोल्यूशन था वो ऐसे था कि इस रिजोल्यूशन का मकसद ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया जाए और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया, लोकल बॉडीज को एम्पावर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट की और पब्लिक पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया। ठीक, और ये रिजोल्यूशन जो था वो मॉडर्न पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फाउंडेशन बना। ठीक है, फिर और इसी रिजोल्यूशन को मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल डेमोक्रेसी भी कहते हैं, लॉर्ड रिपन के। और ये क्वेश्चन एक बार आया भी हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स में, और ये शायद मोस्ट प्रोबेबली 2016 या 17 या 18 के आसपास का क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं याद है। ठीक है, कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फॉर्म में एक क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट वाइज था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से जानकारी, ये ध्यान रखना इसीलिए कि किसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया है। फिर उसके बाद फिर कब वो लॉर्ड रिपन का रिजोल्यूशन क्या था 1882 में, उसके टर्म्स क्या, ये वैसे आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो ये चीज जरूरी है, ऐसे लिंक करके पढ़ा करो। मान लो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ अगर पंचायत के बारे में दिया हुआ है, पॉलिटी में पंचायत है, तो उसको लिंक करके वो थोड़ा जरूरी हो जाता है फिर वो टॉपिक। ठीक है, और उसके बाद फिर मान लो कोई गवर्नमेंट अभी कोई रिफॉर्म लेकर के आती है पंचायत के रिगार्डिंग, तो फिर वो तीनों को लिंक करके पढ़ो। ठीक है, तो फिर इस तरह करके पढ़ोगे तो आपका चीजें सही तरीके से क्लियर भी होंगी, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मतलब थोड़ा डायरेक्शन फोकस भी बढ़ेगा कि हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है, जब चीजें लिंक करके पढ़ोगे तो ये हो गया, मैं ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, और जब फिर इंडिया आजाद हुआ उसके बाद फिर देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या था। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तो आर्टिकल 40 में पंचायत का मेंशन किया गया। जब मैंने डीपीएसपी पढ़ाया है तो उसमें आर्टिकल 40 के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, उसमें मेंशन किया गया पंचायत का। फिर आर्टिकल 246 में भी स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी गई है कि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट पर लेजिस्लेशन कर सकती है। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत के इंक्लूजन के बारे में जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो पंचायत को इंक्लूड करने का डिसीजन सभी डिसीजन मेकर्स के यूनानिमसली एग्री उस समय नहीं हुए थे, जिस समय मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा ऑपोजिशन खुद कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तरफ से आई थी। उसके बाद में क्या हुआ कि आर्टिकल 40 के तो उन्होंने इसको डीपीएसपी में डाल दिया, कहा कि नहीं, इंडिया का अभी ये कंडीशन नहीं है कि वो एकदम ग्रास रूट डेमोक्रेसी को भी स्ट्रॉन्ग कर सके। उस समय क्योंकि इंडिया जब देश आजाद हुआ था तो हम काफी ही पॉवर्टी रिच, मतलब हमारे पास बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी वाली कंट्री थी, हमारे पास पैसे बहुत कम थे, रिसोर्सेस कम थे। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेस थे और प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। तो उस समय अगर ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी रिस्टोर करने पे ज्यादा ध्यान देने लग जाते, तो फिर जो बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे थे उस पे से ध्यान हट जाता, फिर जो कंट्री आज की जो दशा है वो उस तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, और टाइम लग जाता, और टाइम लग सकता था शायद। तो इसलिए जो चीजें उस समय जो चीजें लगती थी कि नहीं ये बाद में कर सकते हैं, तो उसको फिर बाद में डीपीएसपी में इंक्लूड कर दिया गया कि बाद में धीरे 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 जैसे कंट्री की सिचुएशन इंप्रूव होती जाएगी, डीपीएसपी से चीजें निकल करके उसको फंडामेंटल राइट्स में या फिर राइट्स में या फिर उसको इम्पोर्टेंट प्रोविजंस में पॉलिसी मेकिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर अब
मैं क्या बता रहा था फिर, हाँ, आर्टिकल 40 का जो इंक्लूजन हुआ था, पंचायत के सपोर्टर्स और ओपोनेंट के बीच बहुत डिस्कस हुआ था, और आखिर पंचायत को डीपीएसपी में डाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम इम्प्रूव होता है, तो क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बाइंडिंग प्रिंसिपल नहीं है, तो रिजल्ट ये होता था कि देश भर के पंचायत में एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं बन पाया। पर पंचायत तो हमारे मतलब कंट्री के जीन्स में ही थी, क्योंकि एंशियंट टाइम से होता चला आया था, और गांधी जी की भी ये इच्छा थी कि इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस की तरफ अगर लेके जाना है तो पंचायत को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 1957 में सबसे पहले एक कमिटी फॉर्म हुई, बलवंत राय मेहता कमेटी। अच्छा, इसके पीछे तीन मेजर कमिटीज हैं, जिसका नाम मैं बोलूंगा, ठीक है। उस कमिटी के रिकमेंडेशंस क्या क्या है, पूरे रिकमेंडेशन आपको रट्टा तो नहीं मारना है, लेकिन हाँ एक दो बार देखने, क्योंकि रिकमेंडेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और रिकमेंडेशन आपका प्रीलिम्स, सॉरी, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे। मेंस में तो आएंगे, प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, बलवंत राय मेहता कमेटी पे आते हैं। तो 1957 में क्या हुआ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने बलवंत राय मेहता कमेटी की, मतलब बलवंत राय मेहता के अध्यक्षता में कमेटी बनाई, जिसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का वर्किंग देखना था, ठीक है। कमेटी ने ये ऑब्जर्व किया कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेल होने का मेजर रीजन ये है कि लोगों की पार्टिसिपेशन की कमी थी, ठीक है, लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो उन्होंने फिर सजेशन दिया कि 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का गठन करना चाहिए। जो सबसे लोअर मोस्ट लेवल था वो ग्राम पंचायत पे होना चाहिए, फिर उसके बाद पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पे होना चाहिए, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, ठीक है, फिर उसके ऊपर होना चाहिए जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत राज होना चाहिए, ठीक। उसके बाद फिर इस उसके बाद फिर क्या होता है, फिर अगली कमेटी बनती है। उस समय ये कमेटी का रिकमेंडेशन ले लिया जाता है, पर उस पर कुछ खास काम नहीं होता। बस एक चीज होती है कि इसके रिजल्ट में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लॉन्च की जाती है, मतलब एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर से समझो, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ये स्कीम 1 नवंबर 1959 को इंट्रोड्यूस होती है। फिर आसाम, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब जैसे स्टेट्स में भी नेसेसरी लेजिस्लेशन और पास और इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है, जब इसका रिजल्ट आता है बलवंत राय मेहता कमेटी का, ठीक है। लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशनली उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है कि हाँ इसको, जैसे 73rd अमेंडमेंट एक्ट के पीछे की कहानी ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बस ऐसे नॉर्मल लेजिस्लेशन, हर स्टेट में अलग अलग लेजिस्लेशन पास होती है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग बस लेजिस्लेशन पास और इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन कोई एक कॉमन फ्रेमवर्क नहीं तैयार होता है, ठीक। तो उसके बाद में फिर क्या होता है, अच्छा एक और चीज के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो याद रखना है कि सबसे पहले राजस्थान में हुआ था ये, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लॉन्च हुआ था। इससे भी रिगार्डिंग एक स्टेट पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस में आया हुआ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर हाँ आया हुआ है किसी में, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो राजस्थान में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में फिर इसके बाद फिर क्या होता है, जब ये 1977 में एक और कमेटी बनती है, अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। फिर 1977 में जब ये कमेटी फॉर्म हुई, तो जिसने पंचायती राज के इस कमेटी ने पंचायती राज के कॉन्सेप्ट्स को और प्रैक्टिसेस में नई सोच को का इंट्रोडक्शन किया। इसने क्या बोला कि कमेटी ने 2 टियर पंचायती राज स्ट्रक्चर सजेस्ट किया, एक जिला परिषद लेवल पे, दूसरा फिर मंडल परिषद लेवल पे, ठीक है। उसके बाद फिर इसके बाद में अशोक मेहता कमेटी के बाद अगले और भी अलग अलग सब्सिक्वेंट ईयर्स में कमिटीज फॉर्म होती रही, ठीक है। पंचायत को रिवाइव करने के लिए, उन्हें नई लाइफ देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग कमिटीज बनाई। कुछ कमिटीज के नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। हनुमंता राव कमेटी 1983 में, ईयर के साथ आप याद रखोगे, पंचायती राज इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ईयर के साथ आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। फिर जीवीके राव कमिटी 1985, फिर एलएम सिंघवी कमिटी 1986, फिर सरकारिया कमीशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस की 1988 में, फिर पीके थंगन कमिटी 1989 में, फिर हरलाल सिंह खर्रा कमेटी 1990 में, ठीक है। हरलाल सिंह खर्रा और पीके थंगन का नाम मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस मैंने बता दिया है, आप अपने नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिख लेना, और ये फिर लक्ष्मीकांत में भी ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें से जो सारे कमेटी हैं उसमें से आपको याद रखने की जरूरत है, एक तो बलवंत राय मेहता कमेटी को याद रखने की जरूरत है, और उसके रिकमेंडेशंस भी याद रखने की जरूरत है। रिकमेंडेशन में आपको बस ये याद रखना है कि उन्होंने 3 टियर के लिए रिकमेंड किया था, और अशोक मेहता ने 2 टियर रिकमेंड किया था, ठीक है। इसके बाद में फिर
आपको याद रखने की जरूरत है। एक गाडगिल कमेटी बनी थी, वो भी याद रखने की जरूरत है। जीवी के राव कमेटी, ये भी याद रखने की जरूरत है। ये चार कमेटी याद रखोगे, इसके लिए काफी है। ठीक है, और इसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। BAG से याद रखना है। ठीक है, अगर पंचायती राज कमेटी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो उसको याद रखने का तरीका है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, B फॉर बलवंत राय मेहता। ठीक है, BAG। ये तीन कमिटीज जो है, ये इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं। ठीक, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को फॉर्मेशन के करंट स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट कमिटीज है। इसके अलावा बहुत सारी कमिटीज है, ये मेंस आंसर राइटिंग में लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, प्रीलिम्स के लिए BAG काफी है। ठीक है, इसके बाद में फिर हम मूव करते हैं। फिर जब ये कमिटीज वगैरह हुई, तो कमिटीज के बाद फिर एक 64th अमेंडमेंट बिल आया। ठीक है, 64th अमेंडमेंट बिल 1989 में आया, राजीव गांधी के टाइम में। तो राजीव गांधी ने 64th अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई। लेकिन ये बिल राज्यसभा में पास नहीं हुई थी। ठीक है, तो बिल राज्यसभा में पास नहीं हुई तो वैसे की वैसी पड़ी रहेगी। फिर 72nd अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ PV नरसिम्हा राव के टाइम में। PV नरसिम्हा राव की जब गवर्नमेंट थी, तो 1991 में 72nd अमेंडमेंट बिल लॉन्च मतलब आया। तो इसमें उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के टाइम में सितंबर 1991 में 72nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लॉन्च हुआ। फिर ये दिसंबर 1992 में पार्लियामेंट ने, उसके बाद फिर जब ये फिर पूरा उन्होंने प्रोसेस कंप्लीट कराया, फिर तो दिसंबर 1992 में पार्लियामेंट ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास किया। और इस अमेंडमेंट के थ्रू रूरल और अर्बन एरिया में लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, ये एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के रूप में फोर्स में आया। ठीक, और इसके बाद में फिर एक और था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो म्यूनसिपैलिटीज के लिए है। तो वो भी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, मतलब है, क्वेश्चंस कम आते हैं, तो जिससे क्वेश्चंस कम आते हैं तो वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। वो आपको खुद ही पढ़ना है, उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ, तो फिर इसको जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया। ठीक है, इसमें मतलब नया पार्ट ऐड हुआ, पार्ट 9, जिसका टाइटल दिया गया था द पंचायत, मतलब दिया है अभी भी वही सेम टाइटल है, द पंचायत। ठीक है, पार्ट 9 में जो आर्टिकल्स 243 से 243 ओ तक दिए हुए हैं। ठीक है, ये आर्टिकल भी आपको सारे वर्ड बाय वर्ड आर्टिकल्स नहीं याद है, याद रखने की जरूरत है, लेकिन ये याद रखने की जरूरत है किस आर्टिकल नंबर से शुरू है, किस आर्टिकल नंबर तक है। ठीक है, कितने प्रोविजंस टोटल आर्टिकल हैं। ठीक है, जैसे 29 आर्टिकल्स हैं और अराउंड 29 सब्जेक्ट्स हैं इसमें। ठीक है, तो 243 से 243 ओ तक दिए हुए हैं। ठीक, और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के से रिलेटेड प्रोविजंस है, और ये 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है। शेड्यूल में अगर ये ऐड होगा तो ये 11th शेड्यूल में ऐड हुआ है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखने की जरूरत है कि शेड्यूल में है ये। जब मैं शेड्यूल्स पढ़ाया था, उसका लेक्चर भी आपको मिलेगा इसी में, मतलब सारे लेक्चर्स के साथ में वो लेक्चर भी हुआ है। तो उसमें स्केड्यूल्स याद करने का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, ये काफी पुराना निमोनिक है, मैक्सिमम लोग इसी से याद करते हैं। तो उसमें जो P और M है, P फॉर पंचायत और M फॉर म्यूनसिपैलिटीज ही है। यानी 11th शेड्यूल में पंचायत और 12th में म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, तो इसमें जो 73rd अमेंडमेंट के साथ 11th शेड्यूल भी ऐड हुई, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें पंचायत को डिवॉल्व किया गया, मतलब वो 29 सब्जेक्ट्स पंचायत को दिए गए। ठीक है, और ये 11th शेड्यूल जो है, वो पंचायत की पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आउटलाइन करता है। इसमें 29 फंक्शन का एक कंप्रिहेंसिव लिस्ट है, जो पंचायत को डिवॉल्व किए गए हैं, मतलब उनको दिए गए हैं ताकि वो लोकल इश्यूज को इफेक्टिवली गवर्न और मैनेज कर सकें। ठीक, तो ये 29 सब्जेक्ट आप 4-5 बार आपको देखना है, देख लो। देखना नहीं है उसको, तो देखना ही पड़ेगा आपको। उसको देख लो 4-5 बार, ताकि वो आपके दिमाग में सेट हो जाए कि क्योंकि पूछ सकता है जैसे ये पंचायत का क्या काम है करके। तो 29 ही सब्जेक्ट हैं, वो आपको याद रहे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, नहीं भी याद रहेंगे तो अगर 5-6 बार देखे रहोगे, तो अगर दोबारा जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो उसमें अगर आ गया नाम कहीं से, वो आपके दिमाग में चमक जाएगा कि अच्छा हाँ, ये तो वहां पढ़ा हुआ था, तो फिर वो आप मार्क करके आ ही जाओगे उसमें। ठीक है, पर उसके लिए 4-5 बार देखना पड़ेगा आपको, बार बार। फिर उसके बाद फिर हम आते हैं पंचायत के चेयरपर्सन और मेंबर्स का इलेक्शन। तो इसका जो इलेक्शन है, वो हर 5 साल में मैंडेट किया गया है। ठीक है,
इनके विलेज, इंटरमीडिएट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत के सभी मेंबर्स का डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक। और विलेज लेवल के पंचायत का चेयरपर्सन स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा डिटरमाइन किए गए मैनर में इलेक्ट होगा। मतलब इसके रिगार्डिंग जो लॉज होंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है, लेकिन इसकी पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास ही है। मैनर बनाने की, किस मैनर में इलेक्शन होगी, वो पावर स्टेट लेजिस्लेचर को दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत के चेयरपर्सन इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे, और ये इलेक्शन जो होता है इलेक्टेड मेंबर्स के बीच से होता है, ठीक है। आर्टिकल एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ, आर्टिकल 243 F के अकॉर्डिंग पंचायत इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स है। मिनिमम एज भी आपको याद रखने की जरूरत है। पंचायत में अगर आपको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना है तो आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। वहीं आपको अगर एमएलसी बनना है या एमएलसी बनना है या एमएलए बनना है, सॉरी नॉट एमएलसी, अगर आपको एमएलए बनना है और आपको लोकसभा का एमपी बनना है तो उसके लिए आपको 25 साल से मिनिमम एज होनी चाहिए, ठीक है। और वहीं अगर आपको एमएलसी बनना है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि सिर्फ 6 स्टेट्स के लिए है, और आपको राज्यसभा का एमपी बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। इससे कम एज अगर हुई तो आपका जो उसका मतलब मान लो अगर 2 दिन भी कम होता है ना, 1 दिन भी कम होता है, तो भी आपका इलेक्शन रिजल्ट नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। इसका सबसे सीधा उदाहरण है कि एक एमपी थे, उसके बाद जो यूपी के, उनके बेटे, आपको काफी ज्यादा फेमस वो एमपी हैं, लेकिन गलत कारण फेमस है वो। तो उनके जो बेटे का डिबारिंग हुआ है, इसीलिए हुआ है क्योंकि वो एज से कम था और वो शायद 24 साल का ही था, और उसने एमएलए का इलेक्शन लड़ लिया था, तो इसलिए उसको डिबार ही कर दिया गया, ठीक है। जो कि गलत था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग वो चीज गलत है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी गलत है, तो इसलिए, ठीक है। तो इसीलिए एज का फैक्टर काफी मायने रखता है। उसके बाद फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो है पंचायत इलेक्शन से रिलेटेड सभी मैटर्स के लिए प्रोविजन बना सकती है। ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास ही है, जैसा मैंने बताया। उसके बाद फिर इसमें जो रिजर्वेशन होता है वो एससीज, एसटीज और वुमेन के लिए होता है, ठीक है, टू इंश्योर इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन। याद रखने की बात है इसमें कि ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता, ठीक। एससीज, एसटीज और वुमेन, अगर जो लोग गांव से होंगे उनको पता होगा ये चीज कि उनके गांव में एक कभी कभी होता होगा कि जब इलेक्शन होते होंगे पंचायत के, तो एक 5 साल बाद एक समय ऐसा होता होगा सिर्फ औरतें ही कॉन्टेस्ट कर सकती हैं, एक बार ऐसा आता होगा सिर्फ एससी या एसटी समाज के लोग ही कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ध्यान दिया, अगर आप गांव के होंगे तो आपको पता होगा, जो गांव के नहीं है उन जानकारी जान लो कि ये एससी, एसटी और वुमेन के लिए एक रिजर्वेशन दिया जाता है पंचायत में, ठीक है। और इसका जो टर्म होता है पंचायत का, वो टर्म 5 साल का होता है, ठीक है। और ये टर्म जो है उनकी फर्स्ट मीटिंग डेट से शुरू होता है। जैसे इलेक्शन होकर के आए, उसका जो फर्स्ट मीटिंग डेट होगी इलेक्शन जीतने के बाद, वहां से उनका 5 साल का टर्म, वहां से लेकर के अगले 5 साल की लास्ट डेट तक, वहां तक उनका टर्म चलता है, ठीक है। अगर पंचायत अपने टर्म को कंप्लीट करने से पहले उसको डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो फिर फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। अच्छा, एक और चीज जानने वाली बात है कि अगर उसका टर्म कंप्लीट हो चाहे ना हो, उससे पहले भी उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक। फ्रेश इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? फ्रेश इलेक्शन में पंचायत के 5 ईयर्स के टर्म खत्म होने से पहले कंप्लीट 5 ईयर का जो टर्म होता है उसके खत्म होने से पहले कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है, फ्रेश इलेक्शन जो होते हैं। अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाए तो ये फ्रेश इलेक्शन उसके डिसोल्यूशन की डेट से 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना होता है। अगर बचा हुआ पीरियड 6 मंथ से कम है तो नई पंचायत के लिए इलेक्शन करना जरूरी नहीं है, ठीक। अच्छा, और एक और चीज कि अगर पंचायत को उसके टर्म कंप्लीट होने से पहले डिसॉल्व किया जा रहा है और फिर नया पंचायत बनाया जा रहा है, तो जो नया पंचायत है ना, वो सिर्फ बचे हुए पीरियड तक ही काम करेगा। जैसे मान लो अगर कोई पंचायत इलेक्ट हुई, ठीक है, उसका डिसोल्यूशन 3 साल में हो गया और 2 साल उसके बचे हुए, तो जो नई पंचायत इलेक्ट होकर के आएगी वो सिर्फ 2 ही साल कर पाएगी, मतलब 2 ही साल वो, और मतलब क्या कहते हैं, सर्व कर पाएगी। और उसके बाद 5 साल, जैसे उसके 2 साल कंप्लीट होंगे, फिर पंचायत के इलेक्शन होंगे, ठीक है। तो मतलब नया पंचायत जो है पुराने पंचायत के बचे हुए टर्म के लिए ही काम करेगा, उसको फुल पास टर्म नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद में, अच्छा, एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ कि वुमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व की जाती हैं, ठीक है, चाहे वो जनरल कैटेगरी में हो, एससी कैटेगरी में हो, एसटी कैटेगरी में हो, ठीक है, 1/3 सीट्स इनके लिए रिजर्व की जाती है।
उसके बाद फिर ओबीसीज के लिए भी शायद एक सेकेंड, ओबीसीज के लिए जो रिजर्वेशन का प्रावधान होता है वो हर स्टेट में अलग अलग होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ बताया कि इस, और वो प्रावधान स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है। तो ओबीसीज को भी रिजर्वेशन मिलता है। सॉरी, मैंने लास्ट में बता दिया, इससे पहले बताया था कि ओबीसीज को रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं मिलता है। ओबीसीज को भी मिलता है, लेकिन वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर इससे डिसाइड करती है कि हर स्टेट के लिए ओबीसीज का लिस्ट अलग अलग होता है। जैसे किसी स्टेट में कोई कास्ट ओबीसी हो सकती है, लेकिन दूसरे स्टेट में वो जनरल कैटेगरी में आ जाती है। ये जो ओबीसी होंगे उनको पता होगा, या फिर आपके फ्रेंड्स ओबीसी होंगे तो उनको भी पता होगा कि वो किसी स्टेट, एक स्टेट में ओबीसी होते हैं, अगले स्टेट में ओबीसी नहीं होते हैं, अगले स्टेट में जनरल आ जाएंगे। या फिर कई बार ऐसा भी होता है, एक स्टेट में ओबीसी होते हैं, अगले स्टेट में वो एससीज में उनका नाम आता है, या एससी शेड्यूल कास्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसी भी चीजें होती है। एक सेंट्रल, हर स्टेट का अपना ओबीसी का लिस्ट होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसीलिए स्टेट लेजिस्लेचर को अथॉरिटी दी गई है कि वो डिसाइड करेगा कि पंचायत में ओबीसी के लिए सीट रिजर्व करना है कि नहीं। ठीक है, उसका फिर डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है पंचायती मेंबर्स का, उसका स्ट्रक्चर टाइम है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन बता देता हूँ मैं। देखो, हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है, अगर कोई पर्सन पंचायत का मेंबर या चेयरपर्सन बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए दो ग्राउंड होते हैं। पहला ग्राउंड ये होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ बना देती है कि अगर कोई पर्सन स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के लिए डिस्क्वालीफाइड है तो पंचायत के इलेक्शंस के लिए भी डिस्क्वालीफाइड होगा। मतलब मान लो कोई अगर एमपी है या एमएलए है, या तो अगर उसने किसी गलत तरीके से एमपी एमएलए बना हुआ है, वो एमएलसी बना हुआ है, तो अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो वो पंचायत के इलेक्शंस के लिए भी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक है, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसे लॉ बना देती है जिससे पंचायत, मतलब कोई भी ऐसा लॉ कि जिसकी वजह से जो नए मैनर ऑफ इलेक्शंस या फिर मैनर ऑफ रिमूवल को डिसाइड करता हो। ठीक है, तो ऐसे लॉज के अंडर भी वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, और डिस्क्वालिफिकेशन के, अगर मान लो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो फिर तो उसका बचाव का क्या साधन है। तो अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर कोई सवाल हो तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा डिटरमाइन किए गए अथॉरिटी के पास रेफर किया जाएगा। ठीक है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर एक अथॉरिटी, जैसे कोई ऑफिसर हो या कमिटी हो। ठीक है, जैसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो या स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास, या फिर हाई कोर्ट के पास। ठीक है, तो जिसको भी स्टेट लेजिस्लेचर ने ये पावर दी है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के केस को डिसाइड करेगा। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं अगले टॉपिक पे, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने बताया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है थ्री टियर सिस्टम पे काम करते हैं। सबसे लोअर स्ट्रक्चर जो होता है ग्राम पंचायत का, विलेज लेवल पे। उसके ऊपर आता है पंचायत समिति, ब्लॉक या इंटरमीडिएट लेवल पे। फिर आता है जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, और हर टीयर के अपने अलग अलग रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिससे वो गवर्नेंस में अलग अलग तरीके से योगदान कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ग्राम पंचायत लेवल और पंचायत समिति। देखो, जो सबसे फाउंडेशनल टायर है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सिस्टम का, वो विलेज लेवल पे काम करता है, एकदम गांव के लेवल पे। ठीक है, इसमें जो है विलेज कम्युनिटी के इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं। ठीक, और ये ग्राम पंचायत जिसमें होते हैं, ग्राम पंचायत में विलेज लेवल के इलेक्टेड कम्युनिटी होती है, और ग्राम सभा होती है एक्चुअली। ठीक है, जो वो इलेक्टोरल कॉलेज, वहाँ मतलब वहाँ के इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम होता है गाँव के। ठीक है, वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं, वही इलेक्ट करते हैं जो वहाँ के सरपंच हुए। ठीक है, इस सब चीज को, सरपंच को। ठीक है, और वो जो वहाँ के सरपंच होते हैं, वहाँ की जो ग्राम पंचायत होती है, वो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, इंक्लूडिंग जो सैनिटेशन है, ठीक है, वाटर फैसिलिटी, कि गांव में पानी वगैरह आ रहा है कि नहीं, गांव का हेल्थ कैसा है। जैसे गांव में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको पीएचसी कई सारे दिखेंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जो गांव के होंगे वो समझ रिलेट कर सकते हैं सब चीजों से, कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ का, तो वो मुखिया ही देखता है। जिसको हिंदी मतलब सरपंच, मतलब मुखिया वगैरह बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर वहाँ गांव की साफ सफाई भी, फिर गांव का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल इश्यूज हैं, वो भी सब मुखिया सरपंच देखते हैं। ठीक है, पंचायत लगती है, जैसे कुछ नॉर्मल इश्यूज होते हैं तो उसके लिए पंचायत लगती है। और एक बहुत बड़ी पंचायत भी लगती है, महाखाप या खाप पंचायत, वो आप न्यूज में भी सुनते होंगे, तो वो पंचायत ही एक तरह से। ठीक है, उसके ऊपर जो फंक्शनिंग होती है पंचायत के ऊपर, ग्राम पंचायत के ऊपर, वो होती है इंटरमीडिएट टीयर की, वो उसको कहते हैं पंचायत समिति। ठीक है, कई सारे पंचायत मिलकर के एक पंचायत समिति बनाते हैं। ठीक है, और इसमें जो अलग अलग ग्राम पंचायत से हैं उसी के रिप्रेजेंटेटिव्स
ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि विलेज लेवल से ऊपर होता है ब्लॉक, ब्लॉक लेवल से ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो जो ब्लॉक लेवल पे कई सारे ग्राम पंचायत के मेंबर्स मिलकर के काम करते हैं, उनको वो पंचायत समिति होती है। ठीक है। इसमें ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आते हैं। जैसे आपने बीडीओ का नाम सुना होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो वो स्टेट लेजिस्लेचर का अधिकारी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी होता है, जो ब्लॉक लेवल के डेवलपमेंट्स देखता है। ठीक है। तो उससे कोऑर्डिनेट करना, सुपरवाइज करना, ये पंचायत समिति के अध्यक्ष का या फिर पंचायत समिति के मेंबर्स का काम होता है। ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत और पंचायत समिति हो गई। फिर इसके बाद इसके ऊपर आता है जिला परिषद लेवल पे। ठीक है। जो सबसे ऊपर टीयर होता है पंचायती राज सिस्टम का, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। ठीक। इसमें जो है मेंबर्स होते हैं पंचायत समिति से इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक। कई सारे पंचायत समिति मिल करके वहां के मेंबर जो इलेक्ट करके जिला परिषद के मेंबर्स को बनाते हैं। ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान्स हैं, जो पंचायत समिति के लेवल पे भी, फिर विलेज लेवल पे भी काम करेंगे। ठीक है। तो ये सबको देख दाख करके उस लेवल पे काम रहता है। मतलब एक तरह से ये सबसे ऊपर वाला लेवल हुआ। ठीक। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दिया हुआ है, वेस्ट वेस्ट बंगाल जिला परिषद का जो नेशनल हेल्थ मिशन है, उसको रूरल हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव करने में काफी इंस्ट्रूमेंटल रहा है। तो मैंने इसीलिए इसका एक एग्जाम्पल दे दिया कि जो वेस्ट बंगाल के होंगे वो इससे थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है। तो ये जिला परिषद का काम हो गया। इसके बाद हम आते हैं फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स इसके जो जो होते हैं, देखो, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पंचायत को ऐसे पावर्स और अथॉरिटी देता है जैसा उसके लिए जरूरी हो, ताकि कि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड हो, वो पावर देने की जो फैसिलिटी है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट लेजिस्लेचर को ये अथॉरिटी दी हुई है कि भाई आप डिसाइड करोगे जो लोकल लेवल पे जिसको पावर की जरूरत होगी। ठीक है। क्या किस तरह की पावर की जरूरत होगी, जिसको नहीं, किस तरह की पावर की। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उन 29 सब्जेक्ट्स हैं उसमें, 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। जिसमें से की एरियाज हुए एग्रीकल्चर के, रूरल हाउसिंग के, ड्रिंकिंग वाटर, सोशल वेलफेयर, और इन सब के। ठीक है। और इनके जो टैक्सेस कलेक्ट करने की पावर होती है, फिर ड्यूटीज, टोल्स, वहाँ के टोल्स तो नहीं गांव में कलेक्ट होते, लेकिन कुछ कुछ गांव में आप देखोगे टोल्स भी गांव वाले कलेक्ट करते हैं, तो उसकी अथॉरिटी भी होती है पंचायत के पास। ठीक है। उसके बाद फिर जो कुछ कुछ गांव लोकल फीस भी कलेक्ट करते हैं, ताकि कि लोकल इनिशिएटिव्स को, मेला वगैरह होता हो है, या फिर कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है गांव लेवल पे, तो वो फीस वगैरह भी कलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इसकी भी पावर पंचायत को दी मिली हुई है। ठीक है। फिर जैसे और राशन वगैरह का देखना। ठीक है। तो ये सब पावर भी पंचायत लेवल पे ही है। अच्छा, इस थोड़ा मैं डिटेल में भी एक बार बता देता हूँ इसको। तो वो स्टेट लेजिस्लेचर का पावर तो मैंने समझा दिया। ठीक है। मतलब और उसके बाद फिर जो डिवोल्यूशन, स्टेट लेजिस्लेचर जो है पंचायत को पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवॉल्व करती है, जिससे उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस के प्लान बनाने के लिए, इम्प्लीमेंट प्लान बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद मिलती है। ठीक है। उसके बाद में फिर पंचायत को इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस के लिए पंचायत को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए प्लान्स बनाने का काम दिया जाता है। क्यों उनको दिया जाता है? क्योंकि सबसे लोएस्ट लेवल पे वो रहते हैं, तो जितनी अच्छे तरीके से वहाँ उस लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स को, उस लोकल लेवल की दिक्कतों को वो समझ सकते हैं, उतना बढ़िया से आपके एमएलएज या फिर एमपीज नहीं समझ सकते। ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस के प्लान बनाने का काम उनको दिया गया हुआ है। मतलब पंचायत अपने एरियाज में डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स डिजाइन कर सकते हैं, जैसे रोड्स बनाना हुआ, स्कूल और हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। हालांकि ये तो पेपर पे है, एक्चुअल में तो मिलता नहीं उन्हें, लेकिन ठीक है। आंसर राइटिंग में तो ये नहीं लिखोगे, एक्चुअल में नहीं मिलता। एक्चुअल में आंसर में वही लिखोगे कि जो बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। उसके बाद फिर स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन करना, जैसे पंचायत को स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का काम दिया जाता है। ठीक है। जैसे स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पंचायत को इंटरेस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन जो किए नहीं जाते हैं। मनरेगा का दिया है तो उनको पावर, जिसकी कोई खास वैल्यू होती नहीं है। और उसके बाद फिर स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है। मतलब और पीएम आवास योजना जैसे स्कीम्स पंचायत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक। और फिर 29 जो मैटर्स है उससे रिलेटेड कोई भी मैटर हो तो वो पंचायत डेलीगेट कर सकती है, पंचायत को डेलीगेट कर सकती है, या पंचायत कर खुद भी कर सकती है, जिससे वो अपने एरियाज के इशू को हैंडल कर सके। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जरा इश्यूज, ये देखना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू लेवल पे थोड़ा पूछ, अगर जो गांव से होंगे उनके लिए पूछा जाएगा, उनको तो खुद पता भी होगा इस बहुत काफी सारे इश्यूज।
ठीक है, और जो नहीं है उनके लिए जानकारी ये जरूरी है कि इश्यूज एक्चुअल में पंचायत को फेस क्या करने पड़ते हैं। अभी वापस मैंने ये फोटो लगाया है, तो ये इस फोटो से आप समझ गए होंगे विधायक जब कहते हैं कि रोड के लिए हम ऐसे ही थोड़ी मना किए हैं, फंड की कमी है। तो विधायक जी के पास हर काम करने के लिए फंड होता है, लेकिन जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उनको करने के लिए फंड हमेशा कमी रहती है। पंचायत सीरीज में है, रियल लाइफ सीरीज से इसको मत रिलेट करना। ठीक है, पंचायत सीरीज में ऐसे ही कहते हैं विधायक जी। तो ये नॉर्मली देखा भी गया है इंडिया में बहुत जगह पे कि ऐसा होता भी है, रियलिटी भी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा यही है कि फंड्स की कमी। ठीक है, ये ग्रे एरिया है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के प्रॉब्लम्स का, कि सबसे बड़ा इशू यही है कि एडिक्वेट फंड है ही नहीं। पंचायत को अपने फंड्स खुद रेज करने के लिए एम्पावर करने की बहुत जरूरत है, लेकिन अभी तक इसमें काफी लिमिटेशंस है। ना कोई ऐसा रूल बनाया गया है, ना कुछ ऐसा उनको टैक्सेशन की पावर्स दी गई है कि वो जो मेजर टैक्सेशन की पावर्स है स्टेट अपने पास रखती है। स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, उससे ज्यादा। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि मेरे पास सारे पावर्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो थोड़ा बहुत पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो स्टेट गवर्नमेंट सोचती है कि वो जो जो भी पावर बचे बाकी के वो हम अपने पास रख लें। तो पंचायत के पास कुछ एक्चुअल में हो ही नहीं पाता, जब पैसा ही नहीं है तो फिर काम कैसे होगा। सब चीजें तो इकोनॉमी के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। ठीक है, उसके बाद में फिर अगला जो सबसे बड़ा है, वो इस पिक्चर में आपको बहुत सारी लिमिटेशंस दिख जाएंगे। ये फोटो आपको याद रहेगी ना, तो लिमिटेशंस अगर आपका आपसे कभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पूछा जाएगा तो आप याद बता सकते हो। पहला तो फंड की कमी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो लिमिटेशन है एमपी और एमएलए का इंटरफेरेंस, यानी देखे ही होगा पंचायत सीरीज में भी कितना ये इंटरफेयर करते हैं फुलेरा में। तो वैसे ही रियल लाइफ में भी नॉर्मली ये होता है कि पंचायत में एमपीज और एमएलएज का इंटरफेरेंस थोड़ा ज्यादा रहता है, और जिसकी वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के परफॉर्मेंस नेगेटिवली इफेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये इंटरफेरेंस जो है पंचायत की ऑटोनॉमी को भी कमजोर करते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी रुकावट डालते हैं। उसके बाद फिर कुछ लिमिटेशंस गवर्नमेंट फंक्शंस का ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, जैसे कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे 73rd अमेंडमेंट एक्ट में एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन और वाटर जैसे गवर्नेंस फंक्शंस को ट्रांसफर करने का मैंडेट दिया ही नहीं गया। तो वो आज भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही है। अमेंडमेंट में सिर्फ ये लिस्ट दिया गया कि ये फंक्शंस ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका डिवोल्यूशन स्टेट लेजिस्लेचर पे ही डिपेंड करता है। स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लेजिस्लेचर कितना वो फंक्शन वो डिवॉल्व करती है पंचायत को। ठीक है, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 26 साल में आज तक भी बहुत कम फंक्शंस और अथॉरिटी पंचायत को डिवॉल्व की गई है। तो इसीलिए पंचायत नॉर्मली डेवलप नहीं कर पाती, पंचायत बहुत ही कमजोर स्थिति में होती है। ठीक है, और उसका फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज का प्रोलिफरेशन, जैसे क्योंकि कोई ये फंक्शन जो है पंचायत को डिवॉल्व नहीं किए जाते, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जैसे स्टेट वाटर बोर्ड्स, ठीक है, इन फंक्शंस को अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे स्टेट वाटर बोर्ड्स का टेरिबल परफॉर्मेंस इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, तो क्योंकि पंचायत के पास है ही नहीं अथॉरिटी वो, तो पंचायत कैसे बोले कि भाई पानी सुधारो, ये सुधारो, वो सुधारो। वो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद इतने दुनिया भर के मसले हैं, तो वो कहाँ से देखती फिरेगी ये सब चीजें। ठीक है, फाइनेंस की कमी तो मैंने बता ही दिया। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी कुछ रोल है। जैसे 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने स्टेट फाइनेंस कमीशन को बनाने का प्रोविजन दिया था, जो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच रेवेन्यू शेयर करने का रिकमेंडेशन देती है। लेकिन ये रिकमेंडेशन, सबसे बड़ी दिक्कत है कि नॉन बाइंडिंग होती है। ठीक है, तो और स्टेट्स इन्हें फॉलो करने के लिए पाउंड है भी नहीं। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि स्टेट्स फंड डिवॉल्व जल्दी करते नहीं है, या करते भी हैं तो सीरियसली नहीं करते, थोड़ा बहुत दे देते हैं काम भर करने का। ठीक है, उस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक, दूसरा फिर इनके पास कोई अपना एडमिनिस्ट्रेटिव बंदा नहीं होता। सचिव जी होते हैं तो सचिव जी हमेशा बीडीओ के साथ बिजी रहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बेचारा वो डीएम मैडम के पीछे पड़ा रहता है, डीएम मतलब डीएम के अंदर वो दबा रहता है। तो मतलब कोई अपनी अथॉरिटी नहीं है इनके पास जिससे वो अपना, या ना अपना सेक्रेटेरियल स्टाफ है। और इनके पास जो लोग होते भी हैं विकास जी जैसे, तो विकास के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है उतनी अच्छी। ठीक है, तो वो टेक्निकल नॉलेज आपको के लिए ना इनके पास ना कोई टेक्निकल नॉलेज होती है, ना कोई सेक्रेटेरियल सपोर्ट होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल डिफिशियंसीज भी हैं इसमें। तो ये अलग एक प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लिए भी देखते होगे आपने, तीनों सीरीज में देखा होगा। क्या कहते हैं, कोई कैपेसिटी बिल्डिंग का ना, क्या कहते हैं, ट्रेनिंग का कोई कुछ भी होता है, बस ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये सब
लिमिटेड, ये सब क्या कहते हैं इसकी चैलेंजेस हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। तो यहाँ पे हमारा जो है पंचायती राज अच्छा, एक और चीज की कमी है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंट की 26 साल बाद भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी अरेंजमेंट्स बहुत ही वीक है। फंक्शन ऑफ फंड्स के डिवीजन में एम्बिग्युइटी की वजह से पावर स्टेट्स के पास ही कंसंट्रेट रहते हैं, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो ग्राउंड लेवल पे इश्यूज को बेटर समझते हैं उनको कंट्रोल मिल नहीं पाता है, तो इसीलिए कुछ डेवलपमेंट हो भी नहीं पाता है। ठीक। तो ये इश्यूज हैं। ये लास्ट मैंने महात्मा गांधी का एक कोट डाला है, इफ वी वुड सी आवर ड्रीम ऑफ पंचायती राज, दैट इज यानी इन एसेंस ट्रू डेमोक्रेसी रियलाइज, वी वुड रिगार्ड द हम्बलेस्ट एंड लोएस्ट इंडियन एज बीइंग इक्वली रूलर ऑफ इंडिया विद टॉलेस्ट इन द लैंड। ठीक है। और ये की बात सही भी है। अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक्चुअल में जैसा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लिखा हुआ है वैसे वैसे उनको पावर्स मिल जाएं, तो इंडिया को डेवलपमेंट करने में बहुत आसानी होगी और जल्दी ही डेवलप करेगी, क्योंकि विलेज जैसे पुराने समय में था, विलेज सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी होती थी, जो भी चीजें होती थी गांव के आसपास ही मिल जाती थी। माइग्रेशन भी, जैसे माइग्रेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में इंडिया का। ठीक है। जो कम डेवलप्ड गांव से हैं वो शहर शहर की तरफ भागते हैं, जो थोड़े डेवलप्ड शहर से हैं वो वहां से और डेवलप्ड शहर की तरफ भागते हैं, जो एकदम और डेवलप्ड शहर की तरफ है टीयर 2 में वो टीयर 1 सिटीज की तरफ भागते हैं, जो टीयर 1 की सिटीज वाले हैं वो माइग्रेट करके फॉरेन जा रहे हैं। तो माइ रीजन ये है ना कि जैसे सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है गांव में। सेल्फ सफिशिएंसी अगर गांव में रहेगी, जैसे सारी चीजें अगर गांव के आसपास, जैसे पुराने समय में अंग्रेजों के आने से पहले चीजें गांव के आसपास ही मिल जाती थी, सारी चीजें, हर चीज मिल जाता था, ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे गांव, अंग्रेज और मुगलों से पहले, जमींदारी सिस्टम से भी पहले। ठीक है, जब सभा समिति का टाइम था एंशियंट इंडिया में। तो वैसी अगर सेल्फ सफिशिएंसी हो जाए तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक्चुअल में स्ट्रांग हो जाएंगी, एक्चुअल में हम महात्मा गांधी के उस ड्रीम को फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है। और एक्चुअल में इंडिया डेवलप हो पाएगा। फिर उसके बाद में फिर जो ये कहते हैं ना कि इक्वालिटी नहीं है, तो इक्वालिटी भी ट्रू सेंस में तब आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। प्रॉब्लम्स फिर भी रहेंगे लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत हद तक कम हो जाएंगे। ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। इसके साथ ही अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, जैसा मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा आप। ठीक है। और कोई कमेंट, कुछ भी कमेंट हो, कोई सजेशन हो, कुछ भी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। ठीक है। तो के लिए धन्यवाद। जय हिंद।